एज अ मुस्लिम मुझे लगता है कि हम सब, नॉट जस्ट मुस्लिम बट एवरी इंडियन शुड यूनाइट, ताकि हम ऐसे महान लोगों की कहानियाँ हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर दिखाई जाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक वीडियो पे जो कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने रेकमेंड करा था। उस वीडियो का नाम है आप आंसू नहीं रोक पाओगे बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये टॉपिक जो उन्होंने कवर किया है वो है छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी। तो ये उनके ऊपर है। क्या मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके, इस टॉपिक को लेके? आई गेस मैं उतना अवेयर नहीं हूँ और अब मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं और इसमें हम में से किसी की गलती नहीं है। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने इन सारी हिस्ट्रियों को उतना कभी हमारे हिस्ट्री के अंदर डाला ही नहीं। हमारे ऐसे इंडिया के अंदर एक से एक बड़े से बड़े, दिग्गज से दिग्गज, बहुत अच्छे वॉरियर रह चुके हैं, बहुत बड़ी डायनेस्टी रह चुकी है जिन्होंने कई हज़ार साल रूल करा, पर उनका नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे अहोम डायनेस्टी है, फिर आपका चोला डायनेस्टी है, चेरा डायनेस्टी है, पांड्या डायनेस्टी है, बहुत मराठा भी उनके अंडर में ही आता है। कि इनके बारे में ज़्यादा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हिस्ट्री के अंदर ग्लोरीफाई नहीं करा है। ऐसा क्यों नहीं किया है? ये बहुत ही गलत है। अगर नहीं करा है तो कोई नहीं, पर अब तो इन्हें इंक्लूड करना ही चाहिए। आई थिंक हमारे हिस्ट्री को बदलना बहुत ज़रूरी है और जिनका क्रेडिट जहाँ पे लाई करता है उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा, मैं सीधा वीडियो पे रिएक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। मैंने और बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, जैसे कि सतगुरु वर्सेस जाकिर नाइक, कृष्णा के बारे में, सतगुरु ने कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहा है, मेजर गौरव आर्य का जो शो था रणवीर शो के ऊपर, और ऐसी बहुत सारी शोज़ जो मैंने डाले हुए हैं। अगर आप जाके देखोगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि एक भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। यू विल लव एवरी वीडियोस दैट आई हैव पुट आउट देयर। मेरे ओपिनियन के साथ मेरा चैनल, मेरा रिएक्शन बाकी रिएक्शन से क्यों अलग होता है? क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ जो कि काफ़ी लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन दे के अपना मुंह हिलाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर रिएक्शन दे के अपनी बात कहने आया हूँ आपसे, और मैं अपनी बात हर इंसान से कहने आया हूँ जो हमारे इंडिया के अंदर गलत हुई है। अगर गलत हुई है तो हमें उसे खुल के एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ ना हो। ऑलराइट, चले फिर इस वीडियो पे हम चलते हैं। मैं वीडियो देखूंगा, बीच में थोड़ा बहुत कमेंट करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं वीडियो के एंड होने के बाद अपना बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे। चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आप में तो, और कोशिश करिएगा कि अंत में रोए भी ना हम। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र, 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिरी तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। माँ जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी, यानी कि इनकी दादी, उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूँ कहां से शुरू करूं और कहां लेके जाऊं। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। क्या बात है। तक संस्कृत के विद्वान पंडित, सारी रीजनल भाषाएं, भारत की पुर्तगालियों की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेज, सारी डेक्कन भाषा, कई शास्त्र लिख डाले। सीरियसली ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ डाले, नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र, बुद्ध भूषण और नक्शिका जैसे वो शास्त्र, और कई शास्त्र जहां पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी, गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग, इन सब में तो इतने पावरफुल थे। एक्चुअली ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा
या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर उससे शस्त्र उठता नहीं। सही बात है। और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ता नहीं कभी। होता। सच अद्भुत बात। बाल साहित्यकार जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या, बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, 60 किलो की तलवार। बताए, पर अरे पिता बाप रे। उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज, इनको क्या बोले, मेरे साथ चलो, आगरा जा रहा हूं मैं वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने। और घोड़े में बिठा के 1250 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, घोड़े में 1250 किलोमीटर 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया, छोटा सा बच्चा। वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जापना क्या किया, इनकी पहले तो बेइज्जती करी, उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना लिया। ये बच्चा घबराता नहीं था, एक करेज इतना था कि वहीं बैठ के सोचने लगा कैसे निकलूं, कैसे पिता। औरंगजेब बहुत क्रूअल था। पहले तो पिता को बाहर निकाला, कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया, रायगढ़ पहुंच गया। 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंसेस को और समझ सकें। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे, और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि कलश, उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे, इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर्स को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके, कवि कलश को ही हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता भी युद्ध लड़ने में बिजी थे, इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी, औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है, और अगर इसके किले को पहली बार मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का तो बच्चा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। औरंगजेब बहुत बुरा आदमी था। हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाए, कई बार उसको मारा, इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक। क्या बात है। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, अरे बाप लेकिन रे। एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा, ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ के बहुत फेंक के मारा, और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो ये रही कि उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। क्या बात है। औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहाँ आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8 लाख की सेना, इनकी 20,000 की सेना, मराठाओं को इधर से मार उधर से मार, इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये, क्योंकि इनको यहाँ बिजी रखा ना,
जरा ध्यान दीजिएगा। तो उधर नॉर्थ में, डेक्कन में बिजी रख करके उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी। हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए। ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छूट गया। गोल गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे। इनोवेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए। क्योंकि धन पैसा कम था, तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया। उनको बोला, आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ, दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा उसका जो गन पाउडर है, बारूद को विस्फोट करेगा। क्या बात है, तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशंस लेके आए। मैं बोल रहा हूं ना, बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना। हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और अकेले नहीं लड़ते। औरंगजेब बहुत बुरा राजा था। घेरने में ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था। इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी, उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे। समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करे। और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई संभाजी राजे, वो धोखा दे दिया होगा, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया। इसकी खबर लग गई। तो वही 1689 का समय गनोजी शिर्के ने इनको ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में। और वहीं गनोजी शिर्के ने इनके एक जनरल को आर्मी के, औरंगजेब के, उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ, इनको आप खत्म कर दोगे। और वो लेकर के मामूली से 2000 लोगों को लेके पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए। 8 लाख लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा दिया गया। गनोजी शिर्के बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान हो गया। हाँ, हमें तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनोजी शिर्के ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज। दोनों करते क्या ना करते, 8 लाख लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्यागो, इनको मारो, पत्थर फेंको। उसके बाद बुला के बोला 3 प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब। इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई, लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे।
होंगे, हर बार पूछते थे 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो, धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था, बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया। मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया। काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय, इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी, परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया। खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना। कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ। पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए। इस वीडियो को आग की तरह पूरे देश में फैला दो, बंद मत कर देना। इस वीडियो को शेयर किए बिना लाइक करिए अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा। वीडियो ख़त्म हो गई है। बहुत देखो, जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो मुझे पता था कि अगर मुग़ल होंगे तो मुग़ल बहुत ही क्रूअल करेंगे, इसमें कोई डिनाई की बात नहीं है। एज अ मुस्लिम मुझे लगता है कि हम सब, नॉट जस्ट मुस्लिम बट एवरी इंडियन शुड यूनाइट, ताकि हम ऐसे महान लोगों की कहानियाँ हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर दिखाई जाए। ये सिर्फ फिल्मों के पीछे ना हो, इन पे सिर्फ फिल्में नहीं बनाई जाएं, इनकी गाथाएं, जो इनकी जो लाइफ स्ट्रगल है वो किताबों में होनी चाहिए। ये नहीं है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हमें फिल्म नहीं चाहिए, हमें इस पे सीरीज़ नहीं चाहिए। सीरीज़ आज आती हैं, कल चली जाती हैं। फिल्में आज बनेंगी, कल चली जाएंगी, पर एक बार हिस्ट्री की किताबों में आ गया तो वो ज़िंदगी भर तक नहीं मिटेगा। तो हमें इंडियन हिस्ट्री इसके अंदर डालनी चाहिए। हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए। आखिर आज की करंट गवर्नमेंट इतने सालों से है, सेकंड टर्म है उनका, पर क्या हो रहा है हिस्ट्री में? कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो एस्ट्रोलॉजी के बंदे हैं। ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है हमारे हिस्ट्री में? ये बहुत ही अफसोस की बात है। जहाँ पे उन्होंने कहा कि कैसे उनके ऊपर, ओह माय गॉड, औरंगज़ेब, मुझे लगता है कि इस धरती में, अगर मैंने इंडियन हिस्ट्री के अंदर कुछ भी मैंने मुग़लों के बारे में अगर पढ़ा है या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसमें 2 ही लोग हैं जिससे मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। एक है खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। वो मेरा, मैं सच बताऊं, वो मेरा खून जल जाता है उसके बारे में जब मैं सुनता हूं। और दूसरा है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इतना ज़्यादा कट्टर, इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट, इतना ज़्यादा वायलेंट इंसान, पावर का भूखा, हर इंसान को कन्वर्ट कराने के लिए बैठा हुआ इंसान। मतलब कि क्यों कराना है कन्वर्ट भाई? क्यों करना है? क्यों इंसान नहीं रह सकते अपने धर्म में? ये बहुत ही अफसोस की बात है। अगर आज भी लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि अगर आप हमारे धर्म में आ जाओगे तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, ये आप लोगों की गलतफहमी है। चाहे हिंदू मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम हिंदू बन जाए, क्रिश्चियन मुस्लिम बन जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है। जैसे कि मनोज मुंतशिर ने क्या कहा, अपने आइडल जो है आप किसी जाति से, किसी धर्म से उठ के चूज़ करें। कैसी मेंटालिटी है? हमारे रोड के नाम है औरंगज़ेब पे, खिलजी पे। ये क्या चल रहा है? ये बहुत ही, अगर है भी तो आज हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, इन सारी चीज़ों को हटानी चाहिए। अगर हम इस क्रूअल राजाओं के बारे में आज भी पढ़ते हैं
ये चीज़ बहुत बुरी बात है। मैं ये नहीं कह रहा है कि उनका नाम हिस्ट्री से मिटा देना चाहिए, उनका नाम हिस्ट्री में होना चाहिए ताकि पता चले कि क्रूअल लोग कैसे होते हैं, क्रूअल शासन कैसा होता है। ये जितनी क्रूअल्टी हुई है, ये सिर्फ क्रूअल्टी की सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हुई है, ये क्रूअल्टी पूरे इंडियन समाज पे हुई है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी के लोगों पे हुई है जिन्होंने स्ट्रगल करा है। औरंगजेब कोई हिंदुस्तानी नहीं था, औरंगजेब का कोई रिलेशन मेरे जैसे मुसलमान से नहीं है, हमारे वंशज कोई हमारे पूर्वज जो हैं वो कोई अकबर नहीं है, हमारे पूर्वज जो है कोई बाबर नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पूरे इंडिया के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सब के पूर्वज वही हैं जो लड़ते आए हैं स्टार्टिंग से, ताकि इंडिया के अंदर एक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। क्या मराठा ने कभी ये कहा कि हम पावर लेंगे तो वहां पे सिर्फ हिंदू होंगे? नहीं, मराठा के राज में भी बहुत सारे लोग थे जो मुस्लिम थे। आखिर बाजीराव मस्तानी की कहानी भी तो वहीं की है ना, जिनका बेटा था, मुझे उनके बेटे का नाम नहीं याद है, जो अपने भाइयों के साथ आई गेस हल्दी घाटी लड़ाई थी, पता नहीं क्या लड़ाई थी, जिसमें साथ में लड़के मर गया। आखिर हमारी पहचान वो नहीं है, वी आर नॉट रिलेटेड टू देम। हमें औरंगजेब इन जैसे क्रूअल राजाओं की कहानियों को फाड़ के फेंक देना चाहिए, और अगर पढ़ना भी चाहिए तो उस नेगेटिव पॉइंट से पढ़ना चाहिए कि ऐसी चीज़ कभी हमारे देश में दोबारा ना हो। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये बहुत ही, मतलब कि औरंगजेब मैं क्या बताऊं, अपने बाप को उसने बंद करा दिया, अपने भाई को मरवा दिया, दारा सिको को उसने मरवा दिया। लोग कहते हैं कि दारा सिको जो था बहुत ही न्यूट्रल था सारे रिलीजन को लेके, वो बहुत ही पीस लाना चाहता था, उसको मरवा दिया। मैं क्या बताऊं, जो इस मिट्टी पे बीती है, जो मिट्टी के लोगों पे बीती है, बड़े बड़े वॉरियरों पे बीती है, उसको कोई भूला नहीं जा सकता है। और अगर हमारी गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करेगी तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। मुझे आज तक ऐसी चीज़ें किसी ने बताई नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने खोल के पढ़ी है। अहोम डायनेस्टी क्या थी, चोला डायनेस्टी क्या थी, चेरा डायनेस्टी क्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से पढ़ी हैं। नॉट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, बिकॉज आई एम अ इंडियन एंड आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट माई इंडियन कल्चर, अबाउट माई इंडियन पास्ट स्टोरी। मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये मुझे सरकार ने नहीं दी पढ़ने के लिए, ये मैंने खुद से पढ़ी है। आई होप कि पता नहीं कब चेंज आए। आई गेस कि अगर इस जनरेशन में ये चीज़ बदलाव देखने को मिलेगा तो अच्छा है कि हमारे आने वाली जनरेशन उस झूठ कहानियों को, मुगलों को ग्लोरीफाई करके नहीं सुनेंगी, उन लोगों के बारे में सुनोगे जिन्होंने सच में इस मिट्टी के लिए लड़ाई करी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ओपिनियन भी अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। और ऐसा नहीं है कि जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ तो मेरे दिल पे अफेक्ट नहीं करता है, मेरा दिल टूट जाता है ऐसी चीज़ों को सुन के। मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ। मैं ऐसी चीज़ें जब देखता हूँ तो मेरा लगता है कि मन टूट रहा है, मेरा दिल टूट रहा है। पर जो चीज़ें बीत गई हैं मैं उसको सही नहीं कर सकता, कोई मुसलमान सही नहीं कर सकता, कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई मराठा उसको सही नहीं कर सकता जो ऑलरेडी बीत चुका है। पर जो आने वाला कल है, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे बाकी मुस्लिम भाई ऐसा करेंगे, पर मैं ये ज़रूर गारंटी ले सकता हूँ कि मैं अपने आने वाले बच्चों को इनकी कहानियाँ बताऊँगा, इनकी ग्लोरिफिकेशन बताऊँगा, और बताऊँगा कि कैसे मुग़लों का क्रूअल था इस देश के अंदर। उनका बस एक काम था कि पावर देना और लोगों को कन्वर्ट कराना, वही काम था और कोई काम नहीं था। और मैं अपने सारे मुस्लिम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई ना करें। अगर आपने ये सुना है तो अपने बच्चों में ये चीज़ पास डाउन नहीं करें, क्योंकि हमारी सरकार कब एक्शन लेगी नहीं पता, पर हमें ये एक्शन घर घर में लेना पड़ेगा। सामाजी की कहानी जो है ये सिर्फ किसी हिंदुओं की नहीं है, किस मराठा की नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। अगर ये कहानी सिर्फ मराठाओं की बन की रह जाएगी तो ये सिर्फ मराठा तक ही सीमित रहेगा। पर ये जब कहानी पूरे देश की बन जाएगी तो हर देश के लोगों के रगों में ये कहानी दौड़ेगी। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको सिर्फ मराठा तक सीमित मत कीजिए, इसको पूरे देश का एक सबसे बड़ा सितारा के नाम पे हमें इसे याद करना पड़ेगा, इनकी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी वीडियो आप और है तो आप प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए सच में मजबूत दिल होना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।